वेलकम इन वार्तिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये नवी जमात का 10वीं नज़म है जिसे हम कित्तात के तौर पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पहली बात में हम देखेंगे कि गज़ल या कसीदे में जब कोई शायराना ख्याल दो या दो से ज़्यादा शेरों में अदा किया जाता है तो ऐसे शेरों के मजमूए को कित्ता कहते हैं। अगर ये गज़ल या कसीदे ही में हो तो उन्हें कित्ता बंद अशार भी कहा जाता है। आजकल गज़ल या कसीदे में ऐसे मुसलसल अशार नज़म नहीं किए जाते। शायर अलग से दो या ज़्यादा शेरों में कोई मुसलसल मजमून नज़म करे तो उसे कित्ता कहते हैं। ये गज़ल या कसीदे की तरह काफियों रदीफ़ों की पाबंदी से कहे जाते हैं, मगर इनमें मुतला होना ज़रूरी नहीं हो भी सकता है और नहीं भी। उर्दू शायरी में कित्ता बहुत मकबूल रहा है। बहुत से शायरों ने सिर्फ कित्तात लिखकर शोहरत हासिल की है, जैसे अख्तर अंसारी, नरेश कुमार शाद वगैरह। आजकल मुशायरों में ज़्यादातर शोरा अपना कलाम सुनाने से पहले दो चार कित्तात ज़रूर सुनाते हैं। इससे कित्ते की मकबूलियत का अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जान पहचान में ज़ोक दहलवी की बात करेंगे। यहाँ पर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक इनका पूरा नाम है। 22 अगस्त 1790 को दिल्ली में पैदा हुए। उन्हें आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर के उस्ताद होने का शर्फ हासिल था। बादशाह ने उन्हें मुल्कुश शोरा और खाकानी हिंद के खिताबात से नवाजा था। ज़ोक बुनियादी तौर पर कसीदे के शायर हैं। सौदा के बाद वो उर्दू के सबसे बड़े कसीदा निगार माने जाते हैं। 16 नवंबर 1854 को दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। तो चलिए उनका कित्ता पढ़कर देखते हैं। तू भला है तो बुरा हो नहीं सकता ऐ ज़ोक, तू भला है तो बुरा हो नहीं सकता ऐ ज़ोक, है बुरा वही कि जो तुझको बुरा जानता है। शायर यहाँ पे कह रहा है कि सच है कि हमारे अयूब और खामियों से हमें वाकिफ कराने वाला जो है वो, मतलब यहाँ शायर कह रहा है कि शायर कहता है कि तू भला है तो भला ही रहेगा। किसी के अंगश्त नुमाई और इल्ज़ाम तराशी से तेरी अच्छाई पर कोई हर्फ नहीं आएगा। जो तुझको बुरा समझता है वो बजात खुद बुरा है। तेरी अच्छाई और नेकी उसे एक आंख नहीं भाती। मारे सदमे के वो ऐब जोई कर रहा है, यानी वो तुम में खामियां ढूंढता है और खामियां फिर बताता है, फिर अपनी ही आग में जलकर खाक हो जाता है। दूसरा यहाँ पे इसका मिसरा है कि और अगर तू ही बुरा है तो वो सच कहता है, क्यों बुरा कहने से तू उसके बुरा मानता है। तो इसका शायर का मतलब है कि सच तो ये है कि हमारे अयूब यानी हमारी जो खामियां, हमें वाकिफ कराने वाला जो शख्स हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा दोस्त होता है। और अगर दुश्मन हो भी तो दुश्मनी पर्दे में वो हमसे दोस्ती निभाता है। इसीलिए किसी के बुरा कहने से बजाय बुरा मानने के उसकी बात पर गौर करना चाहिए, और अगर वाकयातन कोई बुराई हमारी ज़ात में रह गई हो तो उसे दूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ज़ोक की जो ये किताब थी ख़त्म हुई। अब अगली है यहाँ पर वहीदुद्दीन सलीम की किताब को हम जानेंगे। पहले जान पहचान में देखेंगे कि मौलवी वहीदुद्दीन सलीम, ये उनका पूरा नाम है। 1869 में पानीपत में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम उन्होंने पानीपत में हासिल की। फिर लाहौर में तालीम मुकम्मल करके वहीं मशरकी ज़ुबानों के उस्ताद हो गए। 1894 में सर सैयद के बुलावे पर वो अलीगढ़ आए, जहां उन्होंने अंजुमन मुतरजमीन कायम की। हैदराबाद में जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ तो मौलवी सलीम उसके दारुल तर्जुमा में तर्जुमा कमेटी के सरबराह मुकर्रर हुए। यहाँ उन्होंने उर्दू की इस्लाहों पर बहुत अहम काम किए। इफ़ादात सलीम, इफ़कार सलीम और वसी इस्लाहात उनकी तसानीफ़ हैं। आखिरी ज़माने में सेहत की खराबी के सबब वो मलियाबाद चले गए और 1927 में वहीं उनका इंतकाल हुआ। तो यहाँ पे उनका कित्ता हम पढ़ेंगे और उसकी मानी भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या लेगा खाक मुर्दाए अफ्तादा बन के तू, क्या लेगा खाक मुर्दाए अफ्तादा बन के तू, तूफान बन के है तेरी फितरत में इनकलाब।
यहाँ शायर कह रहा है कि शायर कहता है कि तू मुर्दे की तरह बेहिस और बेहरकत पड़ा रहेगा तो तुझे क्या हासिल होगा। तेरी फितरत में कुदरत ने जोश अमल और इनकलाब की आग भर दी है। क्यों टिमटिमाए कर्म के शब ताब की तरह, बन सकता है तू औजे फलक पर अगर शहाब। दूसरे मिसरे में शायर कह रहे हैं कि महज तू जुगनू की तरह टिमटिमा क्यों रहा है, तुझको तो इतनी सलाहियत अता की गई है कि तू आसमान की बुलंदी पर सितारा बनकर जगमगा सकता है। तीसरे में बंद में है कि वो खाक हो के जिससे गले रेजा हाय जर, वो खाक हो के जिससे गले रेजा हाय जर, वो संग बन के जिससे निकलते हैं लाबे नाब। इसका मतलब है यहाँ पर कि तू ऐसी खाक बन जो सोने के जर्रात पिघला दे, और ऐसा पत्थर बन जिससे लाल नाब निकलते हैं, यानी लाल जो हीरा होता है ना, एक नग होता है, वो बहुत कीमती होता है, वो निकलते हैं, तो ऐसा बन। चौथे में है कि चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किस लिए, परवाज रख बुलंद के तू बन सकेगा अकाब, बन सके अकाब। यानी चिड़िया जो होती है वो हर जगह दाने पर जाके झपट्टा मार के खा लेती हैं, लेकिन वो शायर कह रहे हैं कि चिड़ियों की तरह जमीन पर बिखरे हुए दाने चुगने की बजाय अक्काब बन के आसमान की बुलंदियों में परवाज कर जा और चट्टानों की दरारों में पोशीदा रिजक तलाश कर। यानी जो अकाब होता है ना, एक चील होती है और एक बाज होता है, तो उसको अकाब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अपना निशाना जो है वो बादलों से ही जमीन पर तय कर लेता है कि उसको कहाँ पे अटैक करके अपना खाना लेना है, और वो वहीं से आता है और झपट कर वो ले जाता है। तो इसकी यहाँ पे परवाज की तारीफ हो रही है। आखिरी बन में हम देखेंगे, वो चश्मा बन के जिससे हो सरसब्ज खेतियां, वो चश्मा बन के जिससे हो सरसब्ज खेतियां, रहरो की तू फरेब न दे सूरते शराब। यानी शायर यह कह रहे हैं कि ऐसा चश्मा बन जिसका पानी खेतों को नई जिंदगी बख्शे, उन्हें सरसब्ज शादाब कर दे, लेकिन ऐसा चश्मा मत बन जो फरेब नजर बनकर शराब तरह राहगीरों को धोखा दे। शराब क्या है बच्चों, यहाँ पर मैं बताऊं आपको कि जब हम रेगिस्तान में सफर करते हैं, कभी आपने देखा होगा कि दूर से जब देखा जाता है ना तो प्यास वहां पे बहुत सताती है वहां पे रेगिस्तान में। तो जहां भी देखो दूर दूर तक रेगिस्तान में, तो दूरी से ऐसा लगता है कि वो पानी है, पानी। तो लोग वहां पे पानी की तड़प से पहुंचते हैं, लेकिन वो रेत होती है, वो एक धोखा होता है जिसको शराब कहा जाता है। तो यहाँ पे शराब का मतलब हमने समझा। अब हम अगली कित्ते पे देखेंगे, ये अख्तर अंसारी की लिखी हुई है, जिसमें जान पहचान में हम जानेंगे अख्तर अंसारी यकम अक्टूबर 1909 में बदायूं यूपी में पैदा हुए। उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा दिल्ली में गुजरा। उन्होंने 1928 में शायरी का आगाज किया। इस जमाने के आम रिवाज के बरखिलाफ गजल की बजाय रुबाई और कित्ता निगारी को अपनी तवज्जो का मरकज बनाया और अपनी शनाख्त कायम की। उनके शोरी मजमूए खुनाब से उनकी कुव्वत तुखैल का अंदाजा होता है। उनके किताब में इस सिन्फ की तमाम तर खूबियां फिक्री और फनी पहलुओं के साथ उजागर हैं। 6 अक्टूबर 1988 को अलीगढ़ में इंतकाल हुआ उनका। अब उनका कित्ता हम पढ़ेंगे और उसके मानी समझेंगे। तो पहला बोल है यहाँ पे, कदम आहिस्ता रख के मुमकिन है, कदम आहिस्ता रख के मुमकिन है कोई कोपल जमीन से फूटती हो। तो यहाँ पर है कि शायर कह रहे हैं कि आज के हालात के तनाजर में अगर हम इस शेर पर गौर करें तो इसकी मानवियत बढ़ जाती है। ताकतवर कौमें जो हैं वो अपने जबर व इस्तिबदाद के जोर पर कमज़ोर कौमों की नस्ल कशी के दर पे है। इंसानियत सोज मुजालिम ढहाए जा रहे हैं। वजूद में आने से पहले इंसानी जानों को तलफ किया जा रहा है। ये अलमिया इस महज़ब दुनिया का है जहाँ अमन व आश्ती की बातें होती हैं। इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के दावे किए जाते हैं, मगर इंसानियत की इन दुश्मनों के सामने सफ आरा होने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पाता, क्योंकि हर किसी को अपना मुफाद अजीम है। दूसरे बोल में है कि या किसी फूल की कली सरे दस्त, या किसी फूल की कली सरे दस्त, मज़े ख्वाब अदम की लूटती हो। अब यहाँ पर शायर कह रहे हैं
کہ یہ ایک نزاکت خیال ہے جسے شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی پھول کی کلی جو ابھی وجود میں نہیں آئی ہے، عدم کی نیند میں مست ہے، جب اس کی یہ نیند پوری ہوگی تو وہ وجود میں آئے گی اور پھول کھلیں گے۔ اب یہاں سر دست کا معنی کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سر دست کے معنی ہے بچوں یہاں پر کہ ابھی، فی الحال، ابھی، اسی وقت۔ اگلا یہاں پہ قطعہ ہم جانیں گے ساحر لدھیانوی کا، جس میں جان پہچان میں دیکھیں گے ساحر لدھیانوی کا اصل نام ہے عبدالحی۔ 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فلموں میں ایک نغمہ نگار کی حیثیت سے مقبولیت حاصل کی ہے۔ ساحر ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ تھے۔ پرچھائیاں، تلخیاں اور گاتا جائے بنجارا ان کے غزلوں اور نظموں کے مجموعے ہیں۔ 25 اکتوبر 1980 کو ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ اب ان کا قطعہ ہم پڑھ کے دیکھیں گے یہاں پر۔ نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ تو اس کا معنی ہم یہاں پر دیکھیں گے، مطلب نہ منہ چھپانا، یعنی شاید یہ جابرانہ اور ظالمانہ نظام مطلق پسند نہیں ہے اور نہ ہی وہ زمینداروں سے خائف ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم نے نہ منہ چھپا کے جیے اور نہ ہی ہم سر جھکا کر، کیونکہ ہمیں اور غلامانہ طرز کی زندگی سے سخت نفرت تھی۔ کیونکہ پہلے زمانے میں کیا تھا، زمینداری نظام تھا اور لوگوں پر وہ اس طرح مظالم کیا کرتے تھے کہ لوگ اس سے مطلب پریشان ہو جاتے تھے۔ لیکن شاعر جو تھے وہ بہت ہی بہادر ہے، انہوں نے کسی سے ڈر ور ان کو نہیں لگتا تھا۔ اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کے وہ جیے۔ وہ کیسے جیے؟ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے روب اور دبدبے کو اپنا اعصاب پر کبھی حاوی نہیں ہونے دیا۔ اعصاب یعنی اپنے اوپر کبھی حاوی نہیں ہونے دیا، اور اگر ہم ذرا بھی دبتے تو وہ ہم پر غالب آ جاتے، یعنی ہم پر وہ ان کی چڑھائی ہو جاتی اور ہمارے جان، ہمارا حال جو بھی وہ دہقانوں جیسا ہو جاتا جو ان کے غلام بنے بیٹھے تھے، تو ہم ان کی طرح نہیں بننا چاہتے تھے۔ تو شاعر نے یہاں پر اپنا تو دوسرا یہاں پہ بولے کہ اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ایک رات اگر زندگی کی کم بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے۔ مشعلیں جلانا یعنی یہاں پر ہمت دکھاتے ہوئے اور بلندی اور حوصلے کے ساتھ وہ جیے، ان کی یہ خوبی یہاں پر اس خطے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگلا ہے یہاں پہ عبدالحمید عدم۔ جان پہچان میں ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ سید عبدالحمید عدم 10 اپریل 1910 کو تلونڈی موسیٰ خاں گوجرانوالہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم تک انہوں نے فوج میں ملازمت کی۔ عبدالحمید عدم کی شاعری اپنی رومانی اور منفرد انداز کے سبب بہت مقبول ہے۔ رومانوی اور منفرد نقش دوام، خم ابرو، ساز و صدف، رم آہو، بربط و جام ان کی شعری مجموعے ہیں۔ 10 مارچ 1981 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ اب ہم ان کا یہاں پہ قطعہ دیکھیں گے۔ ساحل پہ ایک تھکے ہوئے جوگی کی بنسری، ساحل پہ ایک تھکے ہوئے جوگی کی بنسری، تلقین کر رہی ہے کنارہ ہے زندگی۔ یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہم پہلے دوسرا بھی مصرع پہلے دیکھ لیتے ہیں اور دونوں کو ہم کمپیئر میں اس کو جانیں گے کہ ان کا لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ ساحل پہ ایک تھکے ہوئے جوگی کی بنسری، تلقین کر رہی ہے کنارہ ہے زندگی، طوفان میں سفینہ ہستی کو چھوڑ کر، طوفان میں سفینہ ہستی کو چھوڑ کر، ملاح گا رہا ہے کہ دریا ہے زندگی۔ دیکھیے دو الگ یہاں پہ تجربے ہو رہے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ دونوں شعر میں زندگی کی جانب دیکھنے اور پرکھنے کے دو الگ الگ زاویے ہیں۔ پہلے شعر میں جوگی کا زاویہ نظر پیش کیا گیا ہے۔ جوگی زندگی کے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ اور الجھنوں سے سروکار نہیں رکھتا، اسی لیے اسے ساکت و جامد اور پرسکون کنارے پر زندگی نظر آتی ہے۔ دوسرے شعر میں ایک ملاح کا کردار پیش کیا گیا ہے۔ ملاح کی زندگی ہمیشہ خطرات و خدشات سے گھری رہتی ہے، اسے ہواؤں کی تندی و تیزی اور موجوں کے تھپیڑوں کو جھیلنا پڑتا ہے، اسی لیے وہ دریا ہی کو زندگی
तसव्वुर करता है। यहाँ दो अलग अलग लोगों की अलग अलग मतलब उनकी सहूलतें और उनके बर्दाश्त की यहाँ पे कुव्वत को बयान किया गया है। शायर ने बहुत ही खूबी से ये अपने किताब को मुकम्मल किया है। तो बच्चों यहाँ पे हम मानी व इशारात भी देखेंगे। अगला है यहाँ पर मुर्दा उफ्तादा यानी पड़ा हुआ, कर्म के शब ताब यानी जुगनू, औजे फलक आसमां की बुलंदी, शहाब यानी सितारा, रेजा हाय जर सोने के जर्रात, सूरत सराब शराब की तरह। मैंने अभी आपको बताया रेगिस्तान के दूर दूर तक दिखने से जो पानी नजर आता है वो असल में पानी नहीं होता, वो एक धोखा होता है जिसे शराब कहते हैं। अब यहाँ पे ख्वाब अदम की मजे लूटना यानी मुराद वजूद में ना आना, अदम की नींद में मस्त होना। तो बच्चों यहाँ पर अब हमारा मश्क के सवालात जवाब चालू हो गए हैं। तो चलिए सवाल जवाब भी हल कर लेते हैं, हम क्वेश्चन आंसर उसके मुकम्मल करेंगे। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये 10वीं नज़म कित्तात है, जिसे हमने पहले ही इसको पढ़ा और इसके सभी माने को समझा, और अब हम इसके सवाल जवाब को हल करेंगे। इससे पहले हमारे कई वीडियोस अपलोड है 9वीं जमात का। यहाँ पर मेरा उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और सियासियात के सभी सवाल जवाब अपलोड है। इसी तरह 10वीं जमात का भी मेरा उर्दू, इंग्लिश, तारीख, जोग्राफिया और सियासियात के सभी जवाब और तारीख के भी सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। 8वीं जमात का जोग्राफी के भी सभी सवाल जवाब अपलोड है। तो चलिए शुरू करते हैं सवालात। अब यहाँ पर देखिए यही हमारा कित्तात है। तो गज़ल या कसीदे में जब हमने इसको पढ़ के जाना ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका पहला जो है कित्ता नंबर 1, कित्ते में तू से मुराद डैश है, तो ये शायर है। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। दूसरा है यहाँ पे जवाब। अब शेरी इक्तिबास और काफिया, तो काफिया में हम देखेंगे जानता और मानता काफिया है। शेरी इक्तिबास में सिन्फ कौन सी है, तो कित्ता है। शायर का तखल्लुस ज़ोक है। अगला है यहाँ पे शायर की नसीहत को अपने अल्फाज में बयान कीजिए, तो हुस्ने मानी यहाँ पे दिखाना है, जाती राय आपकी देना है, क्यों बुरा कहने से तू इसके बुरा मानता है। तो जवाब है, शायर कहता है कि अगर कोई तुझे बुरा कहता है, तेरी किसी कमजोरी पर उंगली उठाता है, तो ये बात तेरी हक में बेहतर है, क्योंकि इंसान को अपने ऐब नजर नहीं आते और आसपास के लोग उसके तरफ इशारा करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि वो इंसान बुरा मान जाएगा। सच तो ये है कि हमारे अयूब और खामियों से हमें वाकिफ कराने वाला शख्स हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा दोस्त होता है, और अगर दुश्मन हो भी तो दुश्मनी के पर्दे में वो हमसे दोस्ती निभाता है। इसीलिए किसी के बुरा कहने से बजाय बुरा मानने की इसकी बात पर गौर करना चाहिए, और अगर वाकयातन कोई बुराई हमारी जात में रह पा गई है तो उसे दूर करना चाहिए। अब अगला है यहाँ पर सवाल कि तू भला है तो बुरा हो नहीं सकता, और है बुरा वही कि जो तुझको बुरा जानता है। तो इस शेर में जो खूबी है उसे वाज़े कीजिए। तो जवाब है, अगर हमारी जात में अच्छाई है तो किसी के कहने से उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होती। इसीलिए शायर कहता है कि तू भला है तो भला ही रहेगा, किसी के अंगश्त नुमाई और इल्ज़ाम तराशी से तेरी अच्छाई पर कोई हर्फ नहीं आएगा। जो तुझको बुरा समझता है वो बजात खुद बुरा होता है, तेरी अच्छाई और नेकी उसे एक आंख नहीं भाती। मारे सदमे के वो ऐब जोई की कोशिश करता है और फिर अपनी ही आग में जलकर खाक हो जाता है। अब यहाँ पे इसी पहले कित्ते में रदीफ और काफिये को अलग करके बताना है। तो पहला है कित्ते में, पहले में है रदीफ और काफिये को अलग करें। तो जवाब है रदीफ है और काफिया है जानता मानता। अब यहाँ पे देखिए कित्ता नंबर 2 शुरू हो गया। वहीदुद्दीन सलीम के इस कित्ते का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। तो तशरीह है, इस कित्ते के जरिए शायर ने कौम खफ्ता को बेदार करने की कोशिश की है। दरअसल ये कित्ता फर्जंदाने कौम के नाम एक पैगाम है। शायर कहता है कि तू मुर्दे की तरह बेहिस व हरकत पड़ा रहेगा तो तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तेरी फितरत में कुदरत ने जोश अमल और इनकलाब की आग
भर दी है, फिर तू महज जुगनू की तरह टिमटिमा क्यों रहा है? तुझको इतनी सलाहियत अता की गई है कि तू आसमान की बुलंदी पर सितारा बनकर जगमगा सकता है। तू ऐसी खाक बन जो सोने की जर्रात पिघला दे, ऐसा पत्थर बन जिससे लाल नाब निकलते हैं। चिड़ियों की तरह जमीन पर बिखरे हुए दाने चुगने की बजाय अकाब बन के आसमान की बुलंदियों में परवाज कर जा और चट्टानों की दरारों में पोशीदा रिज़्क तलाश कर। तू ऐसा चश्मा बन जिसका पानी खेतों को नई जिंदगी बख्शे, उन्हें सब्ज शादाब कर दे। लेकिन ऐसा चश्मा मत बन जो फरेब नजर बनकर शराब की तरह राहगीरों को धोखा दे। अगला है सवाल यहाँ जमाल फिक्र हमें करना है, चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किस लिए? परवाज रख बुलंद के तू बन के अकाब। अब यहाँ पे इस शेर में मुशाहिदे और फिक्र की जो गहराई है उसकी वजाहत कीजिए। तो जवाब है, चिड़िया बुलंद और परवाज नहीं होती, उनका ताल्लुक जमीन से होता है। वो जमीन पर बिखरे हुए दानों पर गुजारा करती हैं, इसीलिए जमीन पर उन्हें जहां कहीं दाना दिखाई देता है वो उस पर झपट पड़ती हैं। उनके बरक्स अकाब बुलंद परवाज और शिकारी होते हैं। वो बुलंदी से जमीन पर अपने शिकार को ताड़ लेते हैं और बर्क रफ्तारी से झपट कर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, यानी उन्हें अपने रिज़्क के लिए बड़ी तगवदूद करना पड़ती है। इस मुशाहिदे की बुनियाद पर शायर चिड़ियों की तरह आराम पसंद लोगों से कहता है कि वो ख्वाब की तरह बुलंद और परवाज बने और जद्दोजहद और मेहनत करके अपने रिज़्क को हासिल करें, आराम पसंदी को तर्क कर दें और चिड़ियों की तरह दानों पर गिरने की बजाय बुलंद बनकर अकाब बनने की तरजीह दें। अगला है यहाँ पे उसने मानी, वो चश्मा बन जिससे हो सरसब्ज खेतियां, रहरो को तू फरेब न दे सूरत शराब। इस शेर में मानी व मतलब के हुस्न को उजागर कीजिए। तो जवाब, इंसान अपने हम जिनसों के लिए बेफैज ना हो, उसकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचे, यही इंसानियत है। इसी तरह अपनी मतलब बरारी के लिए किसी को फरेब देना भी इंसानियत के मुनाफी है। इसी बात को शायर ने इस शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। वो कहता है कि तू ऐसा चश्मा बन जिसके पानी से खेतों की आबियारी और वो सरसब्ज शादाब होकर लहलहाने लगे, मगर तू ऐसा चश्मा मत बन जो महज फरेब नजर हो और रेगजार के मुसाफिरों को सूरत शराब फरेब देता हो। रेगजारों में रेत के जर्रात सूरज की रोशनी में चमकते हैं तो किसी पानी के चश्मे का गुमान होता है, मगर करीब जाने पर एहसास होता है कि वो चश्मा नजरों का धोखा था। यही वजह है कि रेगजारों के मुसाफिरों यानी पानी की तलाश में हलकान हो जाते हैं, मगर उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी मैसर नहीं होता। अब अगला है यहाँ पे, इस कित्ते में शबे ताब, ओजे फलक और लाले नाब और सूरत शराब की तरह एक और तरकीब मौजूद है, उसे तलाश करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जोड़ी लगाना है, पहले अलीफ सतुन से सतुन बे से जोड़ी लगाना है। तो कर्म यहाँ मुनासिब जोड़ियां लगाना है। तो पहला है यहाँ पर क्रम के शबे ताब यानी जुगनू। दूसरा है यहाँ पर इसका दूसरे की जोड़ी है लाल नाब यानी ये सुर्ख रंग का कीमती पत्थर होता है। अब यहाँ शहाब जो है वो एक सितारा है और रेजा है जर जो है वो सोने के जर्रात। तो ये जोड़ियां लगा दी हमने और यहाँ पर जो सवाल किया गया है कि इसे तरकीब और मौजूद है, इसे तलाश करके लिखिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये कर्म के शब्द ताब है जिसे हमने यहाँ पर तलाश करके दिया है। अगला है यहाँ पर कित्ता नंबर 3, कदम आहिस्ता रख, इस फिक्रे की वजाहत कीजिए। तो जवाब है, जेर जमीन फूटती हुई कॉपल को पामाली से बचाने के लिए आहिस्ता कदम रखने की जो बात कही है, इसका मुतहरिक एक लतीफ एहसास है। शायर का हसास दिल इस बात को गवारा नहीं करता कि अपने इब्तिदाई मरहले पर ही कोपल को रौंद दिया जाए और नमो पाने वाला पौधा वहीं दम तोड़ दे। आज के हालात के तनाजर में अगर हम इस शेर पर गौर करें
تو اس کی معنویت بڑھ جاتی ہے۔ طاقتور قومیں اپنے جبر و استبداد کے زور پر کمزور قوموں کی نسل کشی کے درپے ہیں۔ انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وجود میں آنے سے پہلے انسانی جانوں کو تلف کیا جا رہا ہے۔ یہ المیہ اس مہذب دنیا کا ہے جہاں امن اور آشتی کی باتیں ہوتی ہیں، انسانی حقوق کے تحفظ کے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر انسانیت کے ان دشمنوں کے سامنے صف آرا ہونے کی ہمت کوئی جٹا نہیں پاتا، کیونکہ ہر کسی کو اپنا مفاد عزیز ہے۔ اب یہاں پہ ہے خطے کی مرکزی خیال کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو یہاں پہ مرکزی خیال کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ خطے کا مرکزی خیال شاعر کا یہ پیغام ہے کہ روئے زمین پر پیدا ہونے والی ہر زندگی کو جینے اور پنپنے کا حق ہے، اور ہر کسی کو یہ فرض بنتا ہے کہ خود بھی سکون اور اطمینان سے جیے اور دوسروں کو بھی جینے دے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان پہنچنے نہ دے۔ اب جواب میں یہاں پہ دیکھیں گے شعری اقتباس ہمیں اور قافیہ بتانا ہے۔ تو قافیہ اس نظم اس کتاب میں کیا کیا ہے؟ پھوٹتی اور ٹوٹتی۔ شعری اقتباس کون سا ہے؟ صنف خطہ ہے، اور لفظی ترتیب کون سی ہے؟ زیر اضافت ہے۔ اگلا ہے جواب یہاں پہ نیند کے مزے لوٹنا عالم وجود کی کیفیت ہے۔ وہی شخص نیند کے مزے لوٹ سکتا ہے جو زندہ ہو، مگر شاعر نے خواب عدم کہہ کر اپنی بات کو ایک الگ معنی دیا ہے۔ کلی کا بیدار ہونا یعنی پھول کا کھلنا۔ جب کلی ہم عالم وجود میں نہ ہو تو اس کا بیدار ہونا اور پھول کا کھلنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ایک نزاکت خیال ہے جسے شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی پھول کی کلی جو ابھی وجود میں نہیں آئی ہے عدم کی نیند میں مست ہے، جب اس کی یہ نیند پوری ہوگی تو وہ وجود میں آئے گی اور پھول کھلیں گے۔ اب اگلا یہاں پہ خطہ چوتھا ہے، غیر متعلقہ ناموں کو الگ کیجیے۔ تو جو غیر متعلقہ نام ہے ان میں مشعل ہے، یعنی یہ والا ہے۔ اگلا یہاں پر ہے شعری اقتباس ہمیں بتانا ہے، اس کے ردیف میں کیجیے۔ صنف ہے خطہ، اور شاعر ہے شاہر لدھیانوی، تخلص ہے ساحر۔ اب یہاں ستمگروں کے نظر سے نظر ملا کے جینے کو واضح کیجیے۔ تو جواب ہے یہاں ستمگروں سے مراد وہ زمیندار ہیں جو اپنی رعیت پر ظلم کرتے اور ان کا استحصال کرتے تھے۔ شاعر چاہتا ہے کہ رعایا زمینداروں کے روب و داب سے مروب نہ ہو، ان سے ذرا بھی خائف نہ ہو، بلکہ ان کی نظر سے نظر ملا کر جیے، یعنی خود اعتمادی کے ساتھ اور جرات و بے باکی کے ساتھ جیے۔ منہ چھپا کے اور سر جھکا کے جینے کا مطلب لکھیے۔ تو جواب ہے منہ چھپانے کے جینے کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ کسانوں کا اپنی غربت و افلاس سے شرمندہ ہونا ہی منہ چھپا کے جینا ہے۔ سر جھکا کے جینے کا مطلب اپنے ظالم آقاؤں سے خائف ہو کر جینا۔ اب خطہ پانچواں اور آخری ہے یہاں پر، خطے میں مذکور زندگی کے روپ کو بیان کیجیے۔ تو اس کی تشریح ہے، یہ خطہ ہمیں اس دور کی یاد دلاتا ہے جب ہمارے ملک میں زمیندارانہ نظام قائم تھا۔ دہقان زمینداروں کی زیادتیوں اور ظلم و ستم سے نالاں تھے، ان کا بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ استحصال کیا جاتا تھا۔ شاعر ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، وہ ایسے انقلاب کے خواہاں تھے جس کی بدولت کاشتکاروں کو زمینداروں کے پنجہ استبداد سے چھٹکارا حاصل ہو اور وہ بڑے اعتماد اور خودداری اور ہمت حوصلے کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکیں۔ ان کے دلوں سے جابر و ظالم زمینداروں کا ڈر زائل ہو اور وہ بڑے فخر سے کہہ سکیں کہ ہم اپنی غربت و افلاس سے شرمندہ ہو کر نہ منہ چھپا کے جیے اور نہ ہی اپنے ظالم آقاؤں کے خوف سے سر جھکا کر جیے۔ اگر ہم جیے تو ان ستمگروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور نظر ملا کر جیے، اور اگر ان کے پاداش میں ہمیں اپنی زندگی کے متعین دنوں میں سے ایک رات کم جینا پڑا تو کوئی بات نہیں، ہمارے لیے یہ امر کیا کم باز فخر ہے کہ ہم نے ایک زرعی عہد کا آغاز کیا، مشعلیں جلا کر ظالمانہ نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، اور ہمارا یہ اقدام آنے والی نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ اب یہاں پہ درج ذیل چوکون میں سے مکمل کرنا ہے۔ تو یہاں پہ پہلا ہے کہ جوگی کی بانسری ہے، دوسرا ہے ملاح کی کشتی ہے، تیسرا ہے جوگی کی زندگی کنارہ سمجھ رہا ہے وہ، اور چوتھا ملاح کی زندگی جو ہے وہ دریا ہے۔ اب خطے سے دو ہم معنی الفاظ اور دو متضاد الفاظ کو
लिखना है। तो यहाँ पे जवाब है, हम मानी अल्फाज में देखेंगे साहिल और दूसरा है किनारा। मुज्जात अल्फाज में किनारा और दरिया। अब पहले और दूसरे शेर की बुनियाद को फर्क बयान कीजिए। तो जवाब है, दोनों शेर में जिंदगी की जानिब देखने और परखने के दो अलग अलग जाविये हैं। पहले शेर में जोगी का जाविया नजर पेश किया गया है। जोगी जिंदगी के नशेब व फराज, उतार चढ़ाव और उलझनों से सरोकार नहीं रखता, इसलिए उसे साकित और जामिद और पुरसुकून किनारे पर जिंदगी नजर आती है। दूसरे शेर में एक मल्लाह का किरदार पेश किया गया है। मल्लाह की जिंदगी हमेशा खतरात व खदशात से घिरी रहती है। उसे हवाओं की तंदवी और तेजी और मौजों की थपेड़ों और झेलना पड़ता है, इसीलिए वो दरिया ही को जिंदगी तसव्वुर करता है। यहाँ सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, चंद किताब तलाश करके अपने ब्याज में लिखिए। तो ये आपको अपने ओन से करना है, तो इसकी एक नोट बना लीजिए। तो मेरा यहाँ पे आपको लेसन अच्छा लगा होगा। मेरे किताब के सभी सवाल जवाब और उसके मानी वगैरह आपको अच्छे और समझ में आ गए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में बहुत ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे वो भी आराम से कामयाबी हासिल कर सके। कोई भी इस किताब से आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर इंशाल्लाह जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।